इसको आप मानते हैं? आगे का रोड मैप कैसा होगा, क्या होगा? देखिए, जाति भारी नहीं पड़ी। जी हम लोग उन जाति के लोगों जो जातिवाद का प्रचार करते हैं, जी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो जातियों पर आधारित पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने सांप्रदायिकता बढ़ाई और सांप्रदायिक स्वरूप देकर उन्होंने अल्पसंख्यक वोटरों को डरा कर अपने साथ किया और एक समीकरण बनाने की कोशिश की MY का, जो समीकरण देश के लिए बहुत खतरनाक है, समाज के लिए बहुत खतरनाक है, कानून व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। इस प्रकार का समीकरण बनाने की कोशिश की, जिसको हम समझा नहीं पाए कि हमने इतना काम किसानों के लिए किया है, इतना काम सबके लिए किया है, बहुत से समुदायों के लिए किया है, वो हम समझा नहीं पाए। ये बात हुई कुछ स्थानों पर हमारी। दूसरा जो बंगाल का उदाहरण है, वो उदाहरण इस प्रकार का है कि ममता बनर्जी अपने वोट के लिए CAA का विरोध करती। वो कहते हैं कि जो हिंदू प्रताड़ित होकर आ रहे हैं, उन हिंदुओं को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, और ये कहकर वो घुसपैठियों के वोट लेना चाहती है और घुसपैठियों के वोट से जीता। तो ये स्थिति देश के लिए भी चिंताजनक स्थिति है, और इन स्थितियों से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ही सक्षम व्यक्तित्व है। ये सौभाग्य है देश का कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और इन परिस्थितियों को हम देखेंगे और करेंगे। ये समाज के सामने, ये इंडिया नाम का जो गठबंधन है, इसने समाज के सामने, भारत के सामने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिनका समाधान करना आवश्यक है, और वो दृढ़ता पूर्वक नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। घनश्याम जी, मैं प्रतिबिंब जुड़ गया हूँ। एक अच्छी बात जो है बीजेपी के साथ इस पूरे चुनाव में, या फिर कह सकते हैं कि मतगणना की प्रक्रिया में सामने आई है, वो त्रिशूर सीट संभवतः आप जीत रहे हैं। केरल में भी पदार्पण हो गया है बीजेपी का। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये पहली बार है कि केरल जैसा स्टेट, जिसमें मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर कर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है और LDF और UDF दोनों में बटा हुआ है, वहां पर राष्ट्रवाद की बात ले जाकर सब लोगों, सब समूह को इकट्ठा कर कर अपना बीजारोपण करना, ये दक्षिण में, केवल दक्षिण केरल में नहीं, इसी प्रकार से कोयम्बटूर में, त्रिशूर में, 3-4 जगह बहुत अच्छी पोजीशन में, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी रही, वोट परसेंट बढ़ गए, तेलंगाना में इस प्रकार का हुआ, और आंध्र प्रदेश में सीटें जीती है, कर्नाटक में सीटें जीती है। तो जो ये कहने वाले थे कि ये तो उत्तर भारत की पार्टी है, इस चुनाव ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर केरल तक सारे राष्ट्र की एकमात्र पार्टी है। बाकी पार्टियां क्षेत्रीय दल के रूप में है, उनको राष्ट्रीय पार्टी नहीं कह सकते। इस चुनाव की ये बहुत बड़ी सफलता है। जैसे आंध्र में सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी उसमें रहेगी। पुडुचेरी की सरकार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो इन सारी परिस्थितियों के कारण से दक्षिण भारत में भी कमल का फूल खिला है। ये इस चुनाव की बहुत बड़ी विशेषता है। जी, हमारे साथ नम्रता हमारी सहयोगी और हमारे नए मेहमान अशोक टंडन जी भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से परिणाम आए हैं, उसमें एक बात जो सामने आई है, उसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य ये है कि पिछली बार यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तकरीबन 37.36% मत प्राप्त किए थे। अगर मतदान का प्रतिशत इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा जाए तो तकरीबन 38% मत पड़े हैं बीजेपी को, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। उसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये जो मत प्रतिशत की जो बात होती है ना, ये हर राज्य में उसका अलग एनालिसिस होता है। कई जगह आप देखेंगे कि जीतने वालों का मार्जिन, अब जैसे शिवराज सिंह चौहान 7 लाख से जीत रहे हैं, अमित शाह 6.25 लाख से जीत रहे हैं। तो ये जो वोट परसेंटेज होती है, इसको इस तरह से हम नहीं गिन सकते। सवाल ये होता है कि किस प्रदेश में, किस राज्य में आपने अपनी सीटें रिटेन की, जीती या हारे। अब उसमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण समझ में आ रहा है सबकी कि वहाँ जो कुछ भी हमारे सामने परिणाम आए, तो वह सपा और कांग्रेस ये मिलके जो लड़े, पिछली बार भी एक तरह से था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था बसपा का वोट।
बसपा इस चुनाव में शुरू से ही कोई बहुत गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रही थी। हम देख रहे थे मायावती जी बिल्कुल सक्रिय नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक राष्ट्रीय दल का दर्जा है, उसको बरकरार करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, पूरे उत्तर प्रदेश में किए, पंजाब में किए और भी जगह किए। तो उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि मेरा जो राष्ट्रीय दल का एक मेरा वो है वो बना रहे, और हमें इस बार कहीं हम पिक्चर में नहीं हैं, जीतने वाले नहीं हैं। तो एक जो पत्रकारों में जो बात बहुत उत्तर प्रदेश में घूम कर आया, उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि आखिरी मूवमेंट पर बसपा का वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में सपा को गया है। हाँ, अब इसका विश्लेषण तो बाद में हो पाएगा। जी। लेकिन ये ट्रांसफर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ हुआ, वो बीजेपी या एनडीए की तरफ क्यों नहीं हो पाया, वो भी एक सवाल। देखिए, अब अगर आप 2019 को देखें तो बसपा, सपा और कांग्रेस के गठबंधन से वो जीत गई 10 सीटें। इस बार वो वोट उनका गंभीरता से न लड़ने के कारण उनको पहले से मालूम था कि हमारी कोई सीट आने वाली नहीं है। अब सवाल ये था, एक धारणा ये भी है कि जिस तरह का नैरेटिव बन रहा था विपक्ष की ओर से कि ये संविधान में आरक्षण बंद करेंगे, तो उसका असर जो है दलित वोटों पर पड़ा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है और अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि दलित जो भी वोट होता है उसमें बहुत बड़ा चंक मायावती के इशारे पर चलता है, और अगर उनका इशारा आखिर में गया है कि भाई अगर हम अब नहीं जीत पा रहे, हम कहीं नहीं हैं, तो हम वोट किसको दें। अब ये निर्णय उनका क्यों था कि वो एक तो शुरू में अटकलें ये भी लग रही थी कि यही बसपा अंतिम वक्त पर आकर मोदी जी से समझौता कर अपना वोट बस भाजपा को दिलवाएगी, लेकिन वो होता हुआ दिखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बसपा का वोट ट्रांसफ़र हुआ, किसके कहने पर कैसे हुआ ये तो बाद में विश्लेषण होगा। लेकिन अभी ये लगता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं या जो रुझान है उनमें कुछ ना कुछ खेल हुआ है। अब वो खेल कैसे हुआ ये हम लोग विश्लेषण करेंगे, लेकिन इमीडिएटली अगर सामने कुछ कहना हो तो बसपा का जो वोट है वो सपा को गया है, ऐसा मेरी विश्लेषण। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में यादव वोट और मुस्लिम वोट ये पूरी तरह से कंसोलिडेटेड रहा। कांग्रेस और एसपी का जो अलायंस था उसके पीछे रहा। स्थानीय मुद्दे जो थे उनको उन्होंने प्रमुखता से उठाया, और साथ में जो एक नैरेटिव उन्होंने बनाया था संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, उसने भी अपनी भूमिका निभाई। और मायावती जी बहुत सीरियसली चुनाव में नहीं थी, मात्र 21 रैलियां उन्होंने की हैं। अगर तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो मोदी जी की 200 से अधिक रैली, योगी जी की 200 से अधिक रैली, अमित शाह जी की 200 से अधिक रैली, तो उनकी रैलियां बहुत कम थीं। तो उनका अपना जो वोटर था वो डीमोटिवेटेड था, और उनका जो वोटर है उसको लगा कि जो स्थानीय मुद्दे संगठन उठा रहे हैं उनको उन्होंने प्रमुखता दी। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कास्ट की जो नेचर होती है, बाबा साहब ने कहा था कास्ट इज़ कम्युनल बाय नेचर। जो कास्ट है उसका स्वरूप एक तरह से सांप्रदायिक सा हो जाता है जब चुनाव की बात आती है। तो उत्तर प्रदेश में उस कास्ट कॉम्बिनेशन को एसपी और कांग्रेस ने, आपने देखा होगा बार बार वो अपने टिकट्स भी बदल रहे थे, तो उसको उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की। और भारतीय जनता पार्टी का जितना मैंने समझा है वो अति आत्मविश्वास का भी शिकार उत्तर प्रदेश में हुई है। जितना उसका कार्यकर्ता निकलना चाहिए था या उसका वोटर निकलना चाहिए था, वो उसका प्रभाव जो है वो परिणाम के रूप में अब की बार 400 पार, क्या उससे बीजेपी का वोटर कुछ शिथिल पड़ गया? नहीं, देखिए चुनाव लेकिन जो वोट होते हैं, परसेंट की अगर दूसरी तरफ बात करें तो वोट परसेंट उतना ही है। नहीं प्रतिबिंब जी, चुनाव हमेशा ना नैरेटिव्स पर लड़े जाते हैं। एक स्लोगन आपको देना होता है जिससे पब्लिक आपकी तरफ जुड़े। तो मोदी जी ने या पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया, 370 का नारा दिया, कोई पार्टी थोड़ी कहे कि हम 272 जीतेंगे। सरकार सत्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जो बड़ा सा नैरेटिव वो क्रिएट कर सकते हैं उस बड़े नैरेटिव की तरफ जाते हैं। और इस नाते जो उन्होंने किया, और अपने आप शुरुआती दौर को देखेंगे तो 400 के प्रत्युत्तर में इंडिया गठबंधन के साथ कोई जवाब देने की कोशिश नहीं हुई।
कोई संख्या उनके द्वारा नहीं बताई गई, कोई कट ऑफ मार्क उनके द्वारा देने का प्रयास नहीं किया गया। But Rahul Gandhi mentioned about 295 figure. नहीं तो वो तो उन्होंने चुनाव के बाद किया, पहले खड़गे साहब ने किया, उसके बाद राहुल गांधी जी ने उसको इको किया, लेकिन वो 295 से भी बहुत दूर हैं, वहाँ तो खुद भी नहीं पहुँच रहे हैं। और वो 295 की जो फिगर है वो एनडीए के साथ जाती हुई घनश्याम जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, ये बात तो ठीक है, एक टैगलाइन तो देनी होती है और हर एक पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक टारगेट रखती है सीट जीतने का। वो बीजेपी ने रखा, प्रधानमंत्री मोदी ने रखा, लेकिन इस टारगेट को सेट करने के पीछे जो एक मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्टर और वोटर थोड़ा सा शिथिल हो गया। क्या ये बात मानते हैं आप? घनश्याम जी तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद तकनीकी कुछ खामियां, कुछ पूछने वाली। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी that you know since we're talking about UP, so I was talking about the Varanasi seat where Prime Minister Modi has won that seat, but the margin is 1.52 lakhs. So what do you think these numbers BJP would have looked for? Definitely not. We were people were hoping for a huge margin in Varanasi. Right. But again, I'll say the local politics, local issues, and the dynamics of caste combinations at Varanasi somewhere played a vital role, and that's why this score of Modi ji is less in comparison to the previous performance. अशोक जी, आपने कुछ कहना चाह रहे थे जब 400 के आंकड़े पर बात। Two factors have worked in UP, in addition to what I have already said. One is the choice of candidates by Akhilesh. His 5 family members were contesting, but the rest of the candidates were a social engineering by him. MY factor he knew is in his pocket, but rest of the candidates from backward classes and also SC category. So this was also, I think we must give credit to Akhilesh for this choice of candidate. The other thing is, if I remember correctly, a few months before the election, there was an impression that the BJP is going to change at least 60% sitting MPs in UP. At the end of the day, they did not. They changed only about 30% candidate. The anti-incumbency of the candidates also worked against the BJP in UP. I know certainly there are at least 15 sitting MPs who knew that they are not going to get the seat. They had in fact closed their offices also, but eventually they got the seat. So this could be another reason. Finally, your question about the margin of victory of the Prime Minister, I think it is baffling. It is not an easy thing to analyze, because when in many other areas, I've yet to see the margin of Akhilesh and Dimple, and if we compare with that, I don't know, in UP many people would have won by 7 lakh or 6 lakh, but that way Prime Minister's margin the last election was something like, I think 3 lakh 75,000 or something. So it has come down. So why? Right. What is the reason? Party will have to analyze it, but journalists will also analyze it. What happened? Was it merely the social engineering of, I will give full credit for social engineering to Akhilesh. Congress had no role to play in making the victory in Uttar Pradesh. In fact, they have piggybacked Akhilesh social engineering and won 7 seats or so. So I will not give any credit to Congress as far as UP is concerned. So therefore, full marks to Akhilesh for managing the election in UP, carrying Congress also along, because last time it was a very bitter experience, but still he went against. So therefore, how and why Prime Minister's own margin has been reduced, I think it's not easy to comment, but the fact remains largely it is on account of the social engineering done by Akhilesh in whole of Uttar Pradesh, including Varanasi. एक बात और भी निकल कर सामने आई है कि 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बदले गए, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 29 में से 29 जीतने में सफल रही, वहीं राजस्थान में और हरियाणा में थोड़ा सा सीटों में कमी आ गई। तो उसको किस तरीके से? मध्य प्रदेश में जब सरकार मुख्यमंत्री बदले गए, उसके पहले शिवराज जी की जो सरकार चल रही थी, पार्टी को कांग्रेस से कोई मेजर कंटेस्ट नहीं मिल रहा था, और राजस्थान में गहलोत साहब की जो सरकार थी उसने नेक टू नेक फाइट किया,
अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक है, चुनाव उनके पक्ष में नहीं रहा, चुनाव बीजेपी के पक्ष में आया, हम अपना मुख्यमंत्री देने में कामयाब रहे, लेकिन वहाँ कांग्रेस कमज़ोर नहीं थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उतनी ताकतवर नहीं, राजस्थान में उनकी स्थिति बेहतर थी और उन्होंने स्थानीय मुद्दों को जिस तरह से प्रमुखता से दिया और जिस तरह से सामाजिक सरोकारों को उन्होंने एड्रेस किया वो उनके पक्ष में गया। ये जो सूरत मॉडल की बात टंडन साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि सूरत मॉडल अगर बीजेपी ने अपना लिया होता उत्तर प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द कैंडिडेट, वो मोदी जी के साथ वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो जो लोकल कैंडिडेट जो पार्लियामेंटेरियन वहाँ जीते हुए थे वो कितनी बार क्षेत्र में गए, कितनी बार लोगों से मिले, कितनी बार लोगों की ज़रूरतें पूरी की, बहुत मायने रखता है अगर आपका संवाद जनता के साथ बना रहता है। और बिल्कुल सही बता रहे थे, तमाम लोग तो निराश हो गए थे, उनको तो लग रहा था पार्टी शायद ही उनको there was less connect with the people. डेफिनेटली। देखिए, जब आपको जन राजनीति करनी है तो आपको जनता के बीच में तो रहना पड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी का बिल्कुल एक निर्देश सा रहता था अपने सभी सांसदों को, आप लोग अपने क्षेत्र में जाएं, सरकार की जो नीतियां हैं उनको क्षेत्र में बताएं। वो संवाद आप देखें, जिस तरह से वो संवाद करते हैं, जिस तरह से वो अपनी नीतियों को प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, उसके प्रति विश्वास पैदा करते हैं, वो उनके पार्लियामेंटेरियंस ने नहीं किया। अशोक और जी, ये भी उसका सब नुकसान जो होता है फिर वो पूरे के पूरे दल को होता है। ये एक सवाल ये भी उठता है कि अलायंस भी थोड़ा सा और भी संभल के किया जा सकता था और बेहतर ढंग से किया जा सकता था, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें उड़ीसा में अलायंस ना करना बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ। राज्य की अगर बात करें सरकार के लिए, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। देखिए, आंध्र में अलायंस करने का तो लाभ पूरा ही हुआ है और ठीक समय पर किया गया। चॉइस थी, आप जगन के साथ जाना चाहें या आप चंद्रबाबू के साथ जाना चाहें, तो वहाँ तो आपने समझदारी से काम लिया। और उड़ीसा में भी अलायंस हो सकता था, उसकी चर्चा भी हुई, लेकिन वहाँ शायद लगा कि नहीं, इस बार हम अपने दम पर लड़ें और जीत भी हासिल कर ली। तो अगर हम देखें तो आंध्र में, उड़ीसा में आपके सारे दाव ठीक पड़े। बंगाल में भी ये उम्मीद की जा रही थी, जैसे एग्जिट पोल भी बता रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई और पार्टी भी नहीं आई, तो अधीर रंजन खुद हार गए हैं, सीपीएम को कोई सीट नहीं मिली। उसके बावजूद भी जो बीजेपी पिछले चुनाव में 18 सीट जीती थी, आज वो कम हो गई। अब इसका भी विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये इंडिया अलायंस बन रहा था तो ममता बनर्जी ने कहा था मुझे यहाँ पर कोई अलायंस नहीं चाहिए, मैं अकेले ही भाजपा को हरा सकती हूँ, और उन्होंने करके दिखा दिया। तो क्या होता है कि इसलिए जब शुरू में अपनी बात हुई, मत प्रतिशत की जो एनालिसिस है ना, वो राज्यवार करनी पड़ेगी। कैसे चीज़ गड़बड़ हुई बंगाल में, क्योंकि वहाँ तो आपके पास मुद्दे भी थे, आपने खूब उछाले। उड़ीसा में जहाँ लगता था कि आप कर सकते हैं नवीन के साथ अलायंस, आप अकेले चले और आप जीत गए। चंद्रबाबू नायडू के साथ समय पर अलायंस किया। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने बहुत जोर लगाया, मत प्रतिशत बढ़ा लेकिन सीट नहीं आई। केरल में खाता खुल गया, एक सीट आ गई। तो कुल मिलाकर ये चीज़ पहले से समझ आ रही थी कि जहां आप ऑप्टिमम लेवल पर हैं 2019 में, पूरी वेस्ट और पूरी नॉर्थ, वहाँ से सीटें कम होंगी, स्वाभाविक है, 2 साल 2 टर्म की। लेकिन जहाँ आप गेन करने वाले थे वहाँ आपने गेन किया। आपने आंध्र में भी गेन किया, आपने उड़ीसा में किया, पश्चिमी बंगाल में गेन की बात हो रही थी लेकिन वहाँ नहीं हुआ। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक जो नतीजे हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र में भी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। आपने शिवसेना में स्प्लिट करके और एनसीपी में स्प्लिट करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन वहाँ परिणाम वैसे नहीं आए हैं। तो ये जो विश्लेषण है ये तो राजनीतिक दल भी करेंगे और पत्रकार भी करेंगे, लेकिन अभी प्रश्न सिर्फ ये उठ रहा है कि क्या गठबंधन की सरकार जो बनने जा रही है, उस गठबंधन में जो आगे चलकर उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसका कन्वीनर कौन बनेगा, क्योंकि हमने तो एनडीए 1 देखा है, यही चंद्रबाबू नायडू उस समय एनडीए के कन्वीनर भी थे, मुख्यमंत्री भी थे,
और नीतीश भी उस NDA 1 में थे, नवीन पटनायक भी उस NDA 1 में थे, ममता भी उस NDA 1 में थी। तो अटल जी की जिस तरह की सरकार चली गठबंधन की, लगभग वही एक स्थिति बनती हुई दिख रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलानी होगी और उस गठबंधन में भी छोटी छोटी पार्टियां भी हैं और 2 बड़े दल भी हैं। तो अब तो बहस का मुद्दा जो ये बनेगा कल से या परसों से कि गठबंधन की क्या स्वरूप होगा, कौन उसका कन्वीनर बनेगा, किस किस को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ विपक्ष समझ गया है कि इस समय कोई जोड़ तोड़ करने का स्कोप नहीं है। चाहे लाख कह लें कि हमारे लोग चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में भी हैं, नीतीश, लेकिन वो लोग बड़े समझदार हैं, वो जानते हैं उनको क्या करना है। तो कुल मिलाकर कल के बाद से जो परिणाम पूरे आ जाएंगे, बहस यही होगी कि क्या फिर से देश में गठबंधन की सरकार बनेगी, और बनेगी तो उसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी और उसमें क्या क्या कैसे कैसे जोड़ तोड़ होगा, ये चर्चा मुझे लगता है 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। प्रोफेसर संजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, यहाँ पर बात चल रही है, एक यहाँ पर शब्द आया कन्वीनर का। कन्वीनर शब्द जो है बहुत ही, और ये पोस्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि धुरी थे इंडिया गठबंधन की नीतीश कुमार, कन्वीनर नहीं बनाया गया और वो एनडीए की तरफ आ गए, एनडीए के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। और अब एनडीए का कन्वीनर कौन होगा? टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू होंगे, नीतीश कुमार होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और स्वरूप की बात जिस तरीके से अशोक टंडन जी ने की है कि पिछले अगले 2-3 दिनों में क्या स्वरूप लेता है ये अलायंस, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या ये बात? हाँ, ये तो निश्चित है कि अब नया जो दौर शुरू हुआ है 10 वर्षों के बाद, जो कहा जाए भारतीय राजनीति में एक स्वर्णिम युग था, जब 25 वर्षों के बाद 1994 के बाद पहली बार किसी सरकार, किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी। और इन 10 वर्षों के बाद से पुनः हमने देखा कि यह अलायंस की सरकारें अब सामने आएंगी। अलबत्ता नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई है और उनका अलायंस भी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ जीता है, लगभग 300 सीटों के आसपास है। लेकिन यह उनके लिए पहला अवसर होगा अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में कि वह किसी प्रकार के भी अलायंस के सरकार को लीड करेंगे। अभी तक जहां भी उन्होंने सरकारें चलाई हैं, अपने पार्टी की कंप्लीट मेजॉरिटी रही है और अपने बहुमत दल के सरकार को अपने शर्तों पर चलाने का कार्य उन्होंने किया है। यह उनके लिए एक नया प्रयोग होगा और मुझे लग रहा है कि इसमें जो गठबंधन है उस गठबंधन के कन्वीनर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक और महत्वपूर्ण काम है जो अशोक जी के बातों के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं, अब सरकार वैसे नहीं चलेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी लाना पड़ेगा कि आखिर में यह अलग अलग दल मिलकर क्या करना चाहते हैं आने वाले 5 वर्षों में। और उसमें ज़रूरी नहीं होगा कि जो भाजपा के एजेंडा हैं या जो भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसको पूरी तरह से सरकार के ऊपर थोप दिया जाए। अब उन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो उनके साथ अन्य राजनीतिक दल हैं कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, निर्णय लेने के बाद संसद में किस प्रकार का बहस करना है। रीजनल पार्टीज विल प्ले अ मेजर, हाँ, देयर रोल विल बी डेफिनेटली, इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउअडेज because they are 2 important parties, they are having the substantial amount of seats, 15 और 12, जनता दल और यूनाइटेड और टीडीपी, और दोनों के साथ अनुभव भी अच्छा नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को पहले ही एक नाम से जाना जाता है कि कभी कभी वो अपने अलायंस पार्टनर्स को भी चेंज करते रहे। लेकिन इनके लिए भी, इन दोनों दलों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा कि स्थिर सरकार कौन दे पाएगी। उस पलड़े में अगर तोला जाएगा तो कहीं ना कहीं एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। जी, वो तो निश्चित रूप से स्थिर सरकार के, इसीलिए आज कांग्रेस का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो अभी समाप्त हुआ है, मैं थोड़ा देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल वाली जो उनका जो कल का तेवर था, परसों का तेवर था, उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, ये पीपुल्स मैंडेट है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो सेटिस्फाइड हैं इलेक्शन कमीशन की पार्शियलिटी के, उसके ट्रांसपेरेंसी से, उसके द्वारा कराए गए चुनाव से और ईवीएम से भी अभी तक एलिगेशंस जो इलेक्शन कमीशन, दैट मींस दे आर मोर और लेस सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स व्हिच आर कमिंग अप एंड कमिंग इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। मोर ओवर जो लॉसेज हैं वो देखने की बात है कि बीजेपी को कहाँ कहाँ लॉसेज हुई हैं और उसका थ्रेडबियर एनालिसिस भी ज़रूरी है कि आखिर में पत्ता गलत कैसे पड़ा। इतने सारे मुद्दे हैं, इतने काम सरकार ने 10 वर्षों में कराए हैं जो 65 वर्षों के काम के बराबर हैं, लेकिन क्या हुआ कि जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया। लोगों का तो ये भी कहना था कि
कि महिलाएं बड़ी संख्या में निकली हैं और अभी तक निकलने वाली महिलाओं में सबसे ज़्यादा They महिलाएं have हैं। outnumbered Yeah. in last 2 phases especially. हाँ, तो इसका और लोगों का ये भी कहना था कि आखिर में इस बड़ी संख्या में निकलने के पीछे कारण क्या है। उनका कहना था कि नहीं, मोदी जी से इनका कनेक्ट डायरेक्ट है। देयर इज नो नीड ऑफ द ब्रोकर एंड द इंटरमीडियरीज टू बी कनेक्टेड विद द वोटर्स, एंड दैट इज व्हाई दे केम आउट इन लार्ज नंबर। और इसी से पार्टी के जो लीडर्स थे वो भी आश्वस्त हो गए थे कि हमें वोट नहीं दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं। लेकिन पाला कहीं ना कहीं पासा उल्टा पड़ा है। लेकिन देखने में ये आया है कि शायद इस चुनाव में 2019 की तरह मोदी वर्सेस ऑल जैसे हो गया था, वो इस चुनाव में नहीं हो पाया। शायद ये चुनाव 2019 से थोड़ा सा अलग रहा और कैंडिडेट और मुद्दों पर आकर लड़ा गया, इसलिए भी थोड़ा सा अशोक जी इसमें सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया। नहीं, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि ये जो 2 बड़े अलायंस पार्टनर्स आ रहे हैं, ये दोनों इस समय मुख्यमंत्री हैं। नहीं, पार्टनर तो है ही। नहीं मुख्यमंत्री नीतीश मुख्यमंत्री है और चंद्रबाबू नायडू भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मेजॉरिटी आ गई है। तो उनकी पहली प्रायोरिटी तो होगी कि वो अपना मुख्यमंत्री पद संभाले रखें और राज्य में मुख्यमंत्री का काम करें, और ये उनकी एक तरह से मजबूरी भी होगी, इसलिए कि उन दोनों में से कोई विपक्ष का भी प्रधानमंत्री बनने वाला तो है नहीं। और प्रधानमंत्री अगर वो नहीं बन सकते तो अब जैसे एक अफवाह उड़ाई गई कि नीतीश उप मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, क्यों बनेंगे, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो एनडीए का जो अलायंस अब बनेगा उसमें इनकी भूमिका रहेगी। भूमिका इस कदर रहेगी कि वो एनडीए का कन्वीनर कौन हो और कैसे कैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, लेकिन इस मोदी सरकार को गिराने के किसी षड्यंत्र में वो शामिल होना उनके हित में नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं भी अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र से उनको पूरी सहायता भी मिलेगी। मुझे याद है इंडिया 1 में नहीं, तो केंद्र में तो कोई भी सरकार रहेगी, सहायता तो मिलेगी नहीं, ही। अंतर होता है। जी। क्या होगा कि अभी पहली बात तो गठबंधन की सरकार बनती हुई उनको भी दिख नहीं रही, जो बनेगी वो खिचड़ी सरकार होगी, कितने दिन चलेगी। हाँ, मैंने कहा ना, स्थिरता वाली बात बहुत महत्वपूर्ण हो स्थिरता जाएगी। को मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ। उनके लिए स्थिरता जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर की या लोकतांत्रिक स्थिरता की बात नहीं है, उसमें स्वार्थ भी है, निहित स्वार्थ भी है। पहली बात तो ये है कि अच्छा ठीक है, हम सोचेंगे पहले आप एक नेता पर तय तो करिए किसको बनाना है। तो आज की डेट में इंडिया अलायंस अगर चाहे भी इन दोनों को बाहर से समर्थन करके, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ममता बनर्जी ने भी कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो मैं बाहर से समर्थन करूँगी, लेकिन जो अंदर हैं क्या वो किसी एक नाम पर तय कर सकते हैं? आज की डेट में शायद नहीं, क्योंकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री के लिए तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर ये जो दाव पेच हुए ये पिछले कुछ घंटों में, उसके बाद शायद उनको लगा कि देखिए हम इस पचड़े में ना ही पड़े तो अच्छा है, इसलिए विपक्ष आराम से हम विपक्ष में बैठेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी अगर एक मिलीजुली सरकार बनाना चाहते हैं तो बनाएं, और हम देखेंगे वो कैसे बनती है, कैसे चलती है, हम विपक्ष की भूमिका बनाएं। इस मनस्थिति में कांग्रेस आ गई है और यही मुझे लगता है होने वाला है। अब जो स्थिरता की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए स्थिरता का प्रश्न तो जनता के सामने था। उन्होंने 2 बार स्थिर सरकार देखी और उनको लगा कि अब तो देश में स्थिर सरकार आ ही गई है, मोदी जी की भी स्थिर सरकार फिर से बनने वाली है। अब वो क्यों नहीं बन पाया, कहाँ गड़बड़ी हुई, क्या रुक गया, ये तो एक विश्लेषण का विषय है। लेकिन अब वास्तविकता यही है कि ये दोनों एनडीए के हिस्सा बनने जा रहे हैं और एनडीए की सरकार को इनका समर्थन होगा। आप देखेंगे कल, नहीं तो बहुत कल शायद एनडीए की मीटिंग भी है, ये लोग अपना समर्थन पत्र देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी दलों के समर्थन पत्र को राष्ट्रपति को देंगे और ये एक स्थायी सरकार बनेगी। स्थायी इन द सेंस कि इसको डिस्टेबलाइज करने में किसी का हित नहीं है, मेरा ये कहना है। संजय जी, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि सरकार जो है मोटे तौर पर एनडीए की ही बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। लेकिन आपने जैसा इस बात का जिक्र भी किया, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे चाहे वो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने वो जो है मेजॉरिटी सरकार चलाई है, अलायंस रहा है, लेकिन जो है बीजेपी का अपना बहुमत रहा है और उसके साथ अपने शर्तों पे सरकारें चलाई, अपनी शर्तों पर। पहली बार वो शायद उनके सामने अन्य शर्तें भी आएंगी, अलायंस के जो पार्टनर हैं उनकी शर्तें भी आएंगी, उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से राजनीति में हैं, मैं कहूँगा कि सबसे एकोमोडेटिव और फ्लैक्सिबल भी कहें एक तरह से राजनीति में उनका आज तक का कार्यकाल भी रहा है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिसमें उनको लगा कि यह जनता के लिए अहितकर है या जनता इसके खिलाफ है
या किसानों का आंदोलन हो, या आपको ध्यान होगा कि शुरू में जो लैंड एक्विजिशन बिल जो लाने की बात थी वो आंदोलन हो। कई ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री होते हुए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने उस नियम को, उस कानून को वापस लिया है और जनता से माफ़ी भी मांगी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी हर प्रकार के राजनीति में और हर प्रकार के चीज़ों के साथ कार्य करने में सक्षम है। पहला तो मुद्दा ये है। दूसरा, जहाँ तक सवाल होता है नीतीश कुमार जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सौभाग्य से दोनों अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। दोनों राज्यों में वो दोनों एनडीए के पार्टनर हैं, प्री पोल एलाइज हैं टीडीपी, और एनडीए की सरकार लंबे समय से बिहार में चल रही है। बिहार में उनका अच्छा रहा, 2 बार जरूर वो आरजेडी के साथ गए हैं। यही देखने को है कि नीतीश जी अगर उधर भी जाते हैं तो वहां पर सपोर्ट मिल जाता है उनको। नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी यहीं पे मिलती है, लेकिन टीडीपी शांति यहीं मिलती है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, दोनों के पास अपने अपने एजेंडे हैं अपने राज्य के विकास के लिए। बिहार का भी विकास चाहिए और बिहार को भी बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार जी की मांग रही है कि हमें स्पेशल पैकेज भी दिया जाए। आपको लेकिन 2 मुद्दे हैं, और इन दोनों मुद्दों में मुझे लग रहा है कि दोनों मुख्यमंत्रियों को, वो चंद्रबाबू नायडू जी भी हों और नीतीश कुमार जी भी हों, आने वाले दिनों में चुनाव भी है बिहार में जी। अगले ही साल 2025 में ही चुनाव है। लेकिन हमने देखा कि ऐसे में आवश्यकता क्या पड़ेगी कि सेंटर से भी असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल पैकेज की भी आवश्यकता पड़ेगी, विकास के कार्यों को गति देने की भी आवश्यकता पड़ेगी, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उसको बिहार में उतारने की भी जरूरत पड़ेगी। इसमें केंद्र कहीं ना कहीं मदद करेगा और इसलिए स्टेबिलिटी रहेगी सरकार। वो तो केंद्र जी 2 मुद्दे हैं। नीतीश कुमार जो हैं वो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी इस मामले में चुप रही है। तो यहाँ पर जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर क्या रुख लेगी नई सरकार, क्योंकि अभी सेंसस होने वाला है। दूसरा मुद्दा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में 4% मुस्लिम आरक्षण की बात कही है और प्रधानमंत्री ने धर्म के आधार पर जो है आरक्षण का विरोध किया है। तो जब ये तालमेल बनेगा तो कहीं ना कहीं जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा तो कौन किस मुद्दे को बाहर रखेगा, ये एक देखने की बात होगी, क्योंकि दोनों अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री भी हैं और रहने वाले भी हैं। तो जो उन्होंने अपने पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से कमिटमेंट किया हुआ है ये जातीय गणना, इस पर भाजपा अभी तक चुप रही है। उन्होंने विरोध भी नहीं किया, समर्थन भी नहीं किया। उस पर शायद भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा। और उससे क्या है कि जो विपक्ष का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और राहुल गांधी ने भी इसको बहुत कि हम तो ये करवा के रहेंगे, तेजस्वी ने भी कहा, और भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है उसमें। केवल ये है कि देश में फिर जो जातीय आधार पर राजनीति होती है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह से मुस्लिम आरक्षण में भी तुष्टीकरण की बात आती है। तो ये 2 ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर पूरा देश भी देखेगा कि कैसे गठबंधन आगे बनता है। So, but if we broaden the discussion to the national picture, so but there is a huge margin between BJP and Congress if we talk about. How do you see this? What do you make of this numbers? See, Congress was hoping that with the help of the alliance partners like in Tamil Nadu, in Kerala and also in Bihar and UP, they will be able to increase their tally cross 100, which they have almost done. So they are in a way very satisfied with the results. They were not hoping to get a majority or lead the India Alliance government, etc. So therefore there is an element of celebration in Congress camp that number one, our leader Rahul has won from both the seats with a huge margin. We have also got a foothold in UP, winning 7 seats, and we are back at least around 100. So I think they have achieved their target as far as this election was concerned. And they knew very well, even if the India Alliance gets an absolute majority, the number 295, nobody will accept Congress as the Prime Minister. Although Jairam Ramesh said the party which will have largest, now it has happened in the past. See, nobody accepted Congress except Manmohan Singh, because at that time Congress number was quite high.
they were perhaps the largest party. Single largest party. 146. Now today, Mamta is getting around 30 seats. You are around 99, 94. So why should others accept Congress as the prime ministerial candidate? So they were reconciled that if situation arises, they will accept somebody like, as we have seen in Devagowda and Inder Gujral type. So I think personally speaking, Congress is quite satisfied with the result. They were not expecting huge numbers. But another area of satisfaction is that they have not allowed Modi to cross 400. They have also not allowed Modi to get an absolute majority of its own. So to that extent, their purpose has been achieved. Now they will try to play a very constructive role in the opposition, because they are now a recognized opposition. So obviously Rahul become the leader of the opposition, a recognized leader of the opposition. So they can play a better and constructive role as opposition in Lok Sabha in a much better way. If I remember early days of 2019, it was Mamta's Trinamool Congress which was playing the main role of the opposition, because Congress was, nowhere. So I think as far as other parties are concerned, Akhilesh also has a reason to celebrate because they are back with around more than BJP. Other parties like DMK, they are satisfied ruling Tamil Nadu. So overall, I think it's a win-win situation for all the constituents of the India Alliance, because they were not hoping to get a majority and form the government, because that would have raised so many questions. Who will lead their alliance as the Prime Minister? So to that extent, they are satisfied. Let Modi form a coalition government, and we will play the role of a very constructive and very aggressive opposition, and we will see how they function. They will try to figure out contradictions in the new alliance and then try to corner the government on so many issues which they have. Mr. Modi, you said this, now your alliance partners are saying this. So that way it will be very interesting 5 years, including the scene in the Lok Sabha will be much better, much more constructive. Opposition will be upbeat, playing the role of a better opposition this time rather than in the last Lok Sabha. But there is two setbacks in India Alliance. Number one is that of the Aam Aadmi Party. It has almost lost all the constituency except 3. Only Punjab. in Punjab. Yeah. And that too only 3 constituencies in Punjab out of the number of seats, 26 or 27 they have contested. It's a great loss to the Aam Aadmi Party, given the circumstances that he came out with the condition that vote, jail ke badle vote. Jail ka jawab vote se. That was one of the issues and one of the main agenda raised by the Arvind Kejriwal. That means the people, they have completely rejected him as a leader, number one. Number two, the second setback is that of the Tejasvi Yadav and the RJD. The way he campaigned and the number of people who were coming in his different meetings, public meetings, he was all out that he is going to win and give the setback to the BJP, but it was not happened. If you compare the strike rate of the JDU with that of the RJD, you will find that the JDU is very, very well placed. That means the two setbacks are there, that to the two regional parties, and that is very important sign out of this. And this is also a satisfaction for the Congress, because in Bihar also they got a foothold to put their candidates in more seats. If you compare the strike rate of the Congress vis-a-vis that of the RJD, you will find that Congress' strike rate in Bihar is better in comparison to that of the RJD. जी, और ये अगर बात करें आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब अलायंस की बात हो रही थी तो पंजाब में कांग्रेस चाहती थी अलायंस हो, पर ये कांग्रेस को उतनी सीट भी देने को तैयार नहीं थे जितनी कांग्रेस की पिछली लोकसभा में थी, तो उस पर बातचीत टूटी। इन्होंने एक सीट चंडीगढ़ की दी कांग्रेस को और पंजाब की 13 में से एक भी सीट नहीं दी, और गुजरात में इन्होंने जो सीट ली 2 कांग्रेस से, वो दिल्ली में जो 3 सीट दी उसके बदले में दी। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल में एक तरह का एरोगेंस आ गया था। मेरी पंजाब असेंबली में 94 सीटें हैं तो मैं कांग्रेस को क्यों दूं? कांग्रेस ने तो दिखा दिया हमारी तो उतनी सीट आ गई, आपकी सीटें तो कम हो गई। तो ये भी एक खामखा में जो एक आदमी अपने बारे में इमेज बना लेता है। गुजरात में भी निबट गए,
दिल्ली में भी निपट गए, जहां उनको पूरी उम्मीद थी कि मेरी अरेस्ट एक बड़ा इशू बनेगा, और लेकिन कुछ हुआ नहीं। और पंजाब में भी वो आई थिंक 3 पर निपट गए हैं। कांग्रेस ने तो अपनी सारी वही 7 सीटें जीत ली हैं। तो कुल मिलाकर ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए भी सेटअप है। और मैं मानता हूँ कि तेजस्वी भी जिस तरह से अपने आप को बहुत बड़ा नेता मान रहे थे, उनसे ज़्यादा सीट तो पासवान ले गया, चिराग पासवान ले गया। 5 आउट ऑफ 5। ये भी एक वजह है क्या कि नीतीश जी जो है एनडीए के साथ अलायंस के तौर पर जुड़े रहेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो एक चुनौती मानी जा रही थी उनके लिए तेजस्वी यादव या आरजेडी, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाई है, उस तरीके से हाथ नहीं लिया। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई तेजस्वी, आप मेरे बिना आप भी कुछ नहीं हो। तो ये कुल मिलाकर लालू राजनीति का लगभग अंत है। अब 5 साल या अगले चुनाव तक असेंबली के तेजस्वी इंतजार करेंगे, लेकिन वहाँ पर उनके लिए तो अलायंस पार्टनर ही नहीं है कोई। कांग्रेस को भी कंधे पर बिठा कर ले जाना पड़ता है, और उससे कांग्रेस को लाभ ज़्यादा हो गया। तो लालू की दोनों बेटियां हार गई। तो कुल मिलाकर ये बिहार में नीतीश ने दिखा दिया कि मुझे आप कुछ भी समझते हो कि मैं पेपर टाइगर हूं, लेकिन मैं जहां रहता हूं वहां पर वजन बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू ये नेचुरल एलाई हैं। हाँ, नेचुरल एलाइज हैं। और जब भी साथ में आए तो अच्छा ही काम किया। हाँ, मुझे लग रहा है अच्छा काम किया। और बिहार में जो जंगल राज का एक तरह से दहशत था, जिन लोगों ने उस जंगल राज को 25 साल पहले देखा है, 20 साल पहले देखा है, अब आज के नौजवानों ने तो नहीं देखा है, जो नए वोटर हैं, लेकिन जिन लोगों ने देखा है उसकी याद आते ही वो बिहार में ये कहते हैं कि नहीं, इस अलायंस को हम वोट नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक जातिगत मामलों की बात है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो अलायंस है, एनडीए का अलायंस है, ये नेचुरल अलायंस है। और इसके पास ज़्यादा जातियाँ हैं, ज़्यादा वोट है, और ये अगला असेंबली इलेक्शन भी ज्यादा स्थिर है। लेकिन कई बार अलायंस ना होना भी कामयाब होता है, जैसे उड़ीसा में हुआ। मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में हुआ। कांग्रेस ये सोच रही होगी कि दिल्ली में हम इनके साथ मिलकर ना लड़ते तो हमारा परफॉर्मेंस बेटर होता, जैसे हमने पंजाब में बहुत किया। सारे हरियाणा में भी 1 सीट इनको दी, वो भी आम आदमी पार्टी हार गई। कांग्रेस फिर भी वहां पर 6 सीट जीत रही है। तो कांग्रेस में ये होगा कि ये खामखा में हमें ही इसने खाया था, और अब हमने इसके साथ मिलकर किया चुनाव, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना गुजरात में हुआ, ना हरियाणा में हुआ, ना पंजाब में तो किया नहीं। हाँ, चंडीगढ़ की सीट उसके लाभ में कांग्रेस जीत गई, तो कांग्रेस ने तो खूब फायदा उठा। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस निपट गई। लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा अशोक जी की बात में। एक सीट जहाँ पे कांग्रेस लगातार लड़ी है दिल्ली में, और कभी कभी लीड भी किया है कांग्रेस ने सुबह से, वह रही है चांदनी चौक की सीट, और वो भी कांग्रेस ने लड़ाई की है। आम आदमी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं रही है। इसके कोई भी कैंडिडेट सुबह से शाम तक लगातार ट्रेल किया उन्होंने। तो ये अपने आप में आपकी बात को कम्प्लीमेंट करता है कि कांग्रेस अगर अपने बल पे लड़ती, और दिल्ली का कांग्रेस यूनिट चाहता था अलग से लड़ें, उसके प्रोटेस्ट में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लवली ने रिजाइन किया, एमएलएज ने रिजाइन किया। तो वो चाहते थे भी हम सक्षम हैं, हम तो बीजेपी को भुगतते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, अब आप हमको बी टीम बना दिया, और बी टीम में भी निपट गए, वो भी निपट गए, हम भी निपट गए। तो कुल मिलाकर ये होगा, हर मंथन हर पार्टी में होगा कि कहाँ हमने अलायंस ठीक किया, कहाँ हम गलत हुए, ये सब होगा। नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए तो एक गेन हो गया ना उड़ीसा में, लास्ट स्टार में जो है अलायंस से बैकआउट कर गए, वो बाहर आ गए, वो फायदा वहां पर हम राज्य में भी उन्होंने सरकार बना ली है, और लोकसभा में नहीं, उड़ीसा में कभी अलायंस नहीं था। उड़ीसा में पिछले चुनाव में अलायंस बन सकता था, अनाउंस नहीं हुआ था, एक संभावना बनी थी। और उसमें फिर ये लगा कि एक जो बात सोची गई, जो मेरी जानकारी में, कि अगर हम अलायंस करते हैं तो यहाँ पर फिर कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा, जैसे तेलंगाना में हो गया। इसलिए कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होना चाहिए। आपस में लड़ने में पूरी तरह से भाजपा जीत गई, वो अलग बात है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ देखिए है ही नहीं उड़ीसा में। नहीं, स्टेट यूनिट का आग्रह था कि हम लोग यहाँ पर जीत रहे हैं, बिल्कुल उनकी रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट को जो है माना गया केंद्र के द्वारा, हाईकमान के द्वारा बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं उसके इसी तरह का बीजेपी को फायदा, बेशक इस चुनाव में फायदा नहीं हुआ हो, इसी तरह का लाभ बीजेपी को तमिलनाडु में भी हुआ है। आप वोट परसेंटेज को देखेंगे या कंटेस्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि तमिलनाडु में 22% के आसपास वोट मिला है, और तमिलनाडु में बहुत सारी सीटों पे, और अन्नामलाई भी बहुत लास्ट आगे भी रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं से बीजेपी का वहाँ पे रिवाइवल हुआ है। जो AIADMK के जूनियर पार्टनर के रूप में यह पार्टी लगातार रहती थी और महज 2-3 सीटों पे ही लड़ पाती थी, तो उसमें भी रिवाइव हुआ है। बीजेपी अपने बल पे आने वाले असेंबली इलेक्शंस में लड़ेगी और AIADMK से अधिक इसको वोट परसेंटेज भी मिला है। लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ गड़बड़ हुई, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका एनालिसिस पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव तो इसी साल के अंत में है। तो महाराष्ट्र में अभी चुनाव है, हरियाणा में अभी चुनाव है। हम लोग ये बात करें कि नीतीश जी क्या वहाँ पर भी जा सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू वहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन ये भी एक बात उठकर सामने आई है कि क्या उद्धव ठाकरे की वापसी हो सकती है क्या एनडीए में, क्योंकि शिवसेना भी नेचुरल एलाई रहा है। आपने शुरू में भी कहा कि अकाली दल और शिवसेना दो ऐसे दल रहे हैं जो प्रारंभिक अवस्था से जो है बीजेपी के साथ अलायंस के तौर पर काम करते रहे हैं। और जब पहली बार प्रधानमंत्री बनाने की बात आई या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने की बात आई नरेंद्र मोदी जी को, तो इन दोनों दलों ने खासा सपोर्ट भी किया था। क्या एक ऐसी कोई संभावना? देखिए, संभावना से तो राजनीति में कभी भी इनकार नहीं कर सकते। एक जो फार्मूला चल रहा है, जो वहाँ महाराष्ट्र के मीडिया में भी चर्चा है, कि अगर मुख्यमंत्री बदलकर और उद्धव के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसको बाहर से भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करे, तो इस शर्त पर जो शिवसेना है वो एक हो सकती है, क्योंकि उद्धव तो शुरू से भी प्रयास चाहते थे। लेकिन फिर जिस तरह की परिस्थितियां बदली, अभी कांग्रेस भी फिर से रिवाइव हो गई, कांग्रेस निबट गई थी, अशोक चौहान और सब कांग्रेस नेता भाजपा में आ गए, कांग्रेस फिर भी 12 सीट जीत गई वहाँ पर। एनसीपी शरद पवार वाली भी 8 सीट जीत रही है। तो मुझे लगता है कोई ना कोई चर्निंग महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत जल्द होगी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है और सभी लोग ये सोचेंगे कि अगर हमको महाराष्ट्र की राजनीति में सफल होना है तो कुछ ना कुछ तो चर्निंग होगी। अब वो क्या शेप लेगी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। संजीव जी, क्या जब चुनाव घोषित हो जाए या घोषणा होने वाली हो, उससे ठीक पहले अलग अलग दलों के नेताओं का दूसरे दलों में आना जाना क्या काम करता है? ये जो परिणाम आ रहे हैं वो किस ओर इशारा करते हैं? न उसका फ़ायदा भी होता है और उसका नुकसान भी होता है। नुकसान ये हुआ कि एक आकलन है कि लगभग 150 अलग अलग पार्टियों से नेता भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1-1.5 साल के भीतर आए और लगभग 93 के आसपास उनमें से लीडर्स को पार्टी ने टिकट भी दिया अलग अलग स्थानों से। तो जहां आपके पास कैंडिडेट नहीं है वहां आप विनेबिलिटी देखते हैं कि आखिर में चुनाव कौन जीत सकता है, और वैसे में आपको कैंडिडेट की आवश्यकता पड़ती है। आप बाहर से कैंडिडेट को बुलाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सीटों का महत्व है। आज भारतीय जनता पार्टी को पता भी लगा कि अगर 30 सीटें और आती तो अपने बल पे 272 के आसपास सीटें रहती, किसी के पास जाना नहीं पड़ता और शर्तों की सरकार नहीं बनती। अब जो सरकार बनेगी 30 सीटों के कारण वो शर्तों पे सरकार बनेगी। और कहा ये जाता था कि दिल्ली में अगर कोई 7 सीट जीतता है इसका मतलब उसकी सरकार बनती है, तो सरकार तो निश्चित बनेगी। सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनेगी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनके कारण इतना मैंडेट आया है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है। और जो आप कह रहे हैं कि बाहर से आने वाले पार्टी के नेताओं को जो टिकट मिला है, इसके कारण जो पार्टी के अंदर के पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने उस प्रकार से काम नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि इनको बाहर से लाकर थोप दिया गया। ऐसे बहुत सारे सीटों पे हुआ, जैसे जितेंद्र प्रसाद जी वैसे जीत गए पीलीभीत से, परंतु वो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। वहाँ से आने के पहले एमएलए का चुनाव लड़ा, अब एमपी का चुनाव लड़ के आए। इसी तरह से और भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे इस प्रकार के बाहर से आए हुए नेताओं को टिकट मिल रहा है। लेकिन ये सेटबैक फॉर दैट इज नॉट ए सेटबैक, that is a issue on which the party should take care of in the future. That what will happen should have taken care. It should have taken care that what will happen with the workers and the leaders who are working for the longer period of time for the party. For last 30 years, 40 years they have been working for the party. What will happen to their political future? Because every leader and every worker, they are having certain personal aspirations that one day I will get the ticket and I will contest from this particular constituency. They are nurturing that constituency for the longer period of time, but in between you are bringing somebody from outside, deciding on their ticket on the last moment or 2-3 months back, then it's a great setback to them. लेकिन ये एक सेइंग और भी है, वो सेइंग ये है कि केंद्र की सत्ता की राह जो है वो उत्तर प्रदेश से गुजरकर ही हासिल होती है।
वो तो शायद लेकिन वहाँ तो 50-50 है। 50-50 वहाँ 50-50 है। वहाँ ऐसा नहीं है कि बीजेपी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हाँ, हो गया है। और मुझे लग रहा है कि वहाँ तो अगर सीटों की बात जहाँ तक की जाए, या एक विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है जिसमें वो सफल रही है, और वह 2 नैरेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में। पहला नैरेटिव ये है कि अगर बीजेपी आई 400 सीटों के साथ तो संविधान बदल देगी बाबा साहब का, और दूसरा कि अगर बीजेपी आई तो सबसे पहला काम करेगी आरक्षण को समाप्त कर देगी। वैसे प्रधानमंत्री जी ने हर रैलियों में बाद में इसको रिफ्यूट किया है, इसको बार बार मना किया है कि अशोक जी, ऐसा मैंने नहीं ये देखा कि पिछले काफ़ी चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी अपनी पिच तैयार करते थे और उस पर विपक्ष को जो है वो खेलने के लिए ऑफर करते थे। इस चुनाव के दौरान कैंपेन में मैंने देखा कि थोड़ा सा विपक्ष की पिच पर खेलने उतर गए थे, तो थोड़ा सा वहाँ पर कुछ संभल कर आगे बढ़ना चाहिए था क्या? शुरू में तो उन्हीं की पिच पर विपक्ष खेल रहा था जी। 400 नहीं आएंगी, 400 नहीं आएंगी। बहुत बाद में उनको रियलाइज, देखिए ये जो एक निराशा की भावना कांग्रेस में आई थी, वो आई थी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हारने के बाद। उनको लगता था अब कुछ नहीं हो सकता। तो जब प्रधानमंत्री ने नारा दिया इस बार 400 पार, उनको लगा यार ये आदमी कर सकता है, ये तो सब कुछ कर सकता है। बहुत लेट उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हम तो उनके ट्रैप में फंस रहे हैं, हमको भी कोई नैरेटिव देना चाहिए, सच्चा झूठा जैसा भी है। जनता उसको विश्वास करने लगेगी अगर हम उसको बार बार करेंगे। तो ये अगर 400 पार आती है तो संविधान बदलेगा, आरक्षण समाप्त होगा, दलितों का, वो जब नैरेटिव चला तो फिर भाजपा भी बैकफुट पर आई। और इसीलिए आपने जो कहा कि पिच तो तैयार प्रधानमंत्री ने की थी और उसमें विपक्ष फंसा भी हुआ था। बहुत लेट जाकर कहीं ना कहीं उनको लगा नहीं हम कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए कांग्रेस बिल्कुल हतोत्साहित होते हुए भी बाद में उनको लगा अरे नहीं हम तो हैं पिक्चर में, हमको लड़ना चाहिए। तो फिर उन्होंने वो जो नैरेटिव था संविधान बदलेंगे उस पर फिर जवाब देना पड़ा। अब यहाँ तक भी देखिए हो गया कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 75 पर तो प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे, ये वोट तो अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, तो तुरंत अमित शाह को भी उसका जवाब देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बहुत लेट विपक्ष जो था एक एजेंडा सेट करने में, नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुआ और उसका जवाब देना पड़ा। और जब जवाब देते हैं तो आप बैकफुट पर आ जाते हैं, और इसलिए वो नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं घर कर गया और दलितों के मन में भी कर गया, अरे आरक्षण बंद कर देंगे। तो ये कुल मिलाकर जो आपने बात कही, पहले हाफ में तो कैंपेन के पिच तो उन्होंने तैयार की थी, लेकिन बाद में जो ये नैरेटिव लाया गया और उसमें कहीं ना कहीं लोगों पर असर तो पड़ता ही है। So do you think caste politics has played a very big role in this? See, Prime Minister was trying to ensure that the caste does not play a role. Let the election be on national issues like national security, stable government, India's image abroad, etc., and let there be no reservation on the religious lines. No, contrary to that, the opposition was hammering on the caste census, caste census. No, caste census means that let the caste dominate the whole agenda. And to great extent, as I said, I have called it is Akhilesh social engineering. In fielding candidates also, he ensured that it is not only M and Y, but also backward classes and scheduled caste. He gave tickets to them. So caste at the end of the day, particularly in UP, I would say, did play a role. ये दृष्टिकोण की बात होती है संजीव जी। हम आधा गिलास खाली भी देख सकते हैं, आधा गिलास भरा हुआ भी देख सकते हैं। बीजेपी की दृष्टि में देखा जाए, क्योंकि 2 बार यानी कि 10 साल से लगातार सरकार में रहना और उसके बाद थर्ड टर्म में भी आपका जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सरकार फॉर्म करने की स्थिति में आना कितना महत्वपूर्ण? मुझे लग रहा है कि सरकार के द्वारा किए गए काम और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य और जनता को दी गई अलग अलग सुविधाएं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आना, 12 करोड़ टॉयलेट देना, लगभग 11.5 करोड़ के आसपास उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत गैस के सिलेंडर देना, जनधन योजना के अंतर्गत बहुत सारे, इसी तरह से जो फसल बीमा योजना है, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट है, Women empowerment. विमेन एम्पावरमेंट है।
तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने उस प्रकार के कार्य किए हैं जो 65 वर्षों में नहीं हुआ है। लेकिन इन कामों को कोई क्या भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के कैंडिडेट लोगों तक पहुंचा पाए हैं? तो जहां पहुंचा पाए हैं वहां रिजल्ट आपके सामने है। 7-0 का रिजल्ट दिल्ली का है, 29-0 का रिजल्ट मध्य प्रदेश का है, राइट। ठीक है। इसी तरह से गुजरात का रिजल्ट है आपका। कुछ राज्यों में देखिए तो एक तरफा रिजल्ट है। छत्तीसगढ़ का रिजल्ट भी यही कहता है, उड़ीसा का भी रिजल्ट यही कहता है। क्या कारण है कि इसी देश में दिल्ली और दिल्ली के आसपास तो रिजल्ट अच्छा है, लेकिन वही हरियाणा रिजल्ट उस तरह का नहीं Down south also, Kerala also, BJP won one seat. That means it's the beginning of the new era for the BJP in For the Kerala. BJP, right. First time it owned that seat, and that to the parliamentary seat. मान लीजिए assembly seat छोटा होता है, that you could win easily. But the winning parliamentary seat and with a huge margin, it's going to matter a lot for the BJP. जो अभी तक कहा जाता कि नहीं ये हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, ये गंगा यमुना की पार्टी है, ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, उस पूरे के पूरे नैरेटिव को डिफीट किया इस चुनाव ने। देखा जाए तो तमिलनाडु में भी प्रेजेंस हुआ है, और मुझे तो लग रहा है कि साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं अगर उनको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 240 का और 43 का जो आंकड़ा है बीजेपी का, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। कर्नाटक में 18 सीटों के आसपास है बीजेपी। इसी तरह से तेलंगाना, आंध्रा, ठीक है, केरल, जहाँ तक आज तक बीजेपी पहुँची नहीं थी वहाँ पहुँची है। 3 राज्यों में बीजेपी इसको नहीं पहुँचा पाई है। एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इस बात से मैं एग्री करूँगा कि जो कास्ट का नैरेटिव है और जो अन्य नैरेटिव इंडी गठबंधन के द्वारा उठाए गए हैं, जैसे संविधान बदल जाएगा, वो कहीं ना कहीं भारी पड़े हैं। जो विकास के नैरेटिव हैं, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के नैरेटिव They हैं, have downplayed the development. तो दैट इज द रीजन व्हाई those places they have voted in favor of the इंडी गठबंधन। अगर बात करें अशोक जी कोर वोटर की, बीजेपी के कोर वोटर की, सपोर्टर की, कार्यकर्ता की बात करें तो उसका एक डिमांड ड्राफ्ट था, एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर उसकी जो मांगे थी, या फिर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था बरसों से चला आ रहा था, उसमें एक एक करके सारी चीज़ें सॉल्व होती चली गई। धारा 370 हट गए, राम मंदिर बन गया, सीए लागू हो गया, तमाम चीज़ें। तो क्या शिथिलता आ गई बीजेपी के सपोर्टर्स में कि भाई जो हमारी डिमांड थी, जो हम चाहते थे, वो सब तो पूरा हो गया, अब तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है जो हमें चाहिए? क्या इससे भी एक कुछ शिथिलता? आपने सबसे पहले जो सवाल उठाया था मैं उसका जवाब दूंगा। मत प्रतिशत अगर वही है जो पिछले चुनाव में था, जो आपने शुरू में कहा लगभग उतना है, तो ये बातें फिर बिल्कुल बेमानी हो जाती है, बेमानी हो जाती हैं। क्योंकि अगर शिथिलता आती, देखिए हाँ, शुरू में लोगों को घरों से निकालने में जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, उसमें शिथिलता एक कारण था, इसलिए पहले 2 राउंड में कम हुआ। बाद में धीरे धीरे हमने देखा आखिरी राउंड आते आते तो मत प्रतिशत बहुत अच्छा हो गया। तो कार्यकर्ताओं में शिथिलता आई, ये मुझे लगता नहीं ठीक है। और मत प्रतिशत भी 38% आता है, तो इसका अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ हार हुई है वहाँ और कारण भी थे। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश का मत प्रतिशत उतना ही है जितना 2019 में था। आप देखिए आंकड़े यही बता रहे हैं, तो भी सीट चली गई। तो कहीं ना कहीं दूसरे भी मुद्दे हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा महत्व था। अब पंजाब में चाहे भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिलाकर किसान आंदोलन का जो असर था वो पूरे ये कुछ हद तक राजस्थान में भी। तो ये जो जाट हार्टलैंड है, देखिए हरियाणा की सारी जाट डोमिनेटेड सीट कांग्रेस जीत गई है, पंजाब में कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है, अकालियों को केवल शायद 1 सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर भारत में भी इस क्षेत्र में किसान आंदोलन का एक असर था, और उसको जिस तरह से भी निपटा गया शायद वो लोगों को ठीक नहीं लगा। तो कई मुद्दे हैं। तो मत प्रतिशत और कार्यकर्ताओं की निराशा, मुझे लगता है ये मुद्दा नहीं था। तो एक संकल्प लिया गया था विकसित भारत का, उस संकल्प के साथ जनता गई है इन चुनाव में या नहीं गई है, वो किस तरीके से स्पष्ट होगा? देखिए संकल्प पत्र जैसी चीज़ या कोई भी मैनिफेस्टो ये नीचे तक नहीं पहुंचता है। अब हमने बहुत इलेक्शन कवर किए, जब भी मोदी जी कुछ भी अनाउंस करते हैं सरकार हाथों हाथ लेती है, सपोर्ट करती है, सहयोग करती है और उनके साथ खड़ी हो जाती है। नहीं, संकल्प पत्र चुनाव से पहले जो घोषणा की जाती है
वो मैनिफेस्टो आजकल बिल्कुल आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि लास्ट मिनट आप जो प्रॉमिस करते हैं ना, जनता उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। हाँ, जनता आपके पहले किए हुए कामों को तो फिर भी ध्यान में रखती है। आप जो प्रॉमिस करते हैं, वो कोई बोल रहा है हम ये कर देंगे, उससे हम और बढ़ा कर, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। So now basically it's difficult to read the mind of the voters, you know, which has been in the last 10 years. Certainly. Nowadays, I sometimes wonder how could exit polls be correct, because when people come out after casting their vote, they don't reveal their mind. See, exit poll is only after somebody has come out of the polling booth and you are asking him or her, they don't reveal their mind. That is why most of the exit polls have gone wrong. In most, if not totally wrong, but by and large, the impression is that they are absolutely off the mark. और जो सैंपल होता है वो जो टोटल मतदाता होते हैं उसका 1% के आसपास भी नहीं होता है, तो उस पर तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो लगातार जो है अब जो है But this time credibility has nosedived, completely nosedived. People have now stopped believing, because all the exit polls, there was no exception except Right, one right. Dainik Bhaskar poll which said 280 Right. to BJP. Others were all 350 and above. So they will have to, 400 par. obviously, one said even touching 400. Right. So they also need to do introspection something, because maybe it is only for entertainment for 3 days, but you should be objective. You should be proved to be near reality. So they have completely gone wrong. I think people will have absolutely no faith on the exit polls in future. जी संजीव जी, ये भी कहा जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से, ये जिस तरीके का मैंडेट आया वो लोकतंत्र की विजय है, और एक इस क्योंकि परिवर्तन जो है वो हमेशा बना रहता है, ये एक परिवर्तन का समय आया है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि तीसरी बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी है, एनडीए है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का अंतर कितना है। लगभग 140 के आसपास सीटों का अंतर है। अर्थात जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है, इससे ज़्यादा बड़ा अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में। तो ये कहना कि कांग्रेस ने बीजेपी को कहीं ढकेल दिया है, कॉर्नर कर दिया है, यह संभव नहीं है। ये इस चुनाव में नहीं हुआ है। इस चुनाव में क्लियर कट मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, जो एनडीए का अलायंस है उसको मिला है ये मैंडेट। और मुझे यह कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि चेंज नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूटी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सेम सरकार, उसी की पॉलिसीज, उसी के प्रोग्राम, कुछ उसमें परिवर्तन होगा, कुछ नए प्रोग्राम उसमें जुड़ेंगे, और वही लगातार अभी आगे भी आने वाले दिनों में चलेगा। Last word, see, the opposition has no complaints against the election commission now. Right. No complaints against Right. the EVM. So that is also, I think, the election commission needs to, they deserve a pat on their back, because they have done a tremendous job. The whole world was watching how conduct election in such a vast country. Right. But in spite of all that, opposition was trying to raise questions. Now I think all these speculations and the negative thinking about EVM and election commission should rest for all times to come. Nobody should question the integrity of our election commission. Thank you very much. Right. Okay. But Mr. Tandon, one thing I would like to ask you, that what does a stable government means for the India's future, if you talk about? No, obviously people want a stable government, the industry wants stable government, the investors, they want a stable government, and that had almost come to stay in India. 2 successive elections and a stable government. So therefore many investors may also be disappointed, apart from people getting disappointed. But it's democracy, you can't predict every time there will be a stable government. There may be reasons, but overall I think India's image abroad, we all know, was largely on account of a stable government.
So therefore we expect that people will also learn a lesson that they will try to elect a stable government in future. जी अशोक जी, अगर बात इस जनादेश की जाए जिसमें आप एक स्टेबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी ने कई मौक़ों पर इस बात के लिए कहा, जोर दिया इस बात पे कि जो 2047 का विज़न है, जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसके लिए स्थिर और मजबूत सरकार की एक आवश्यकता होगी। स्थिर और मजबूत सरकार जरूरी है। गठबंधन की दृष्टि से आप इस पहलू को कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे दिल्ली के मतदाताओं ने केवल और केवल इसी बात को ध्यान में रखकर अंतर किया एक राज्य सरकार को चुनने के समय और लोकसभा के चुनाव, लगातार तीसरी बार 7 सीट भाजपा को देना, ये दिल्ली का जो एक मतदाता है उसकी मैच्योरिटी दिखाता है। और वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही, जैसे कि स्थायी सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की इमेज, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन द लाइन जो हमारे गांव हैं या छोटे शहर हैं, वहाँ पर ये स्थायित्व की सरकार और ये नैरेटिव नहीं काम किया। इसलिए हमने देखा कि जो बी क्लास टाउन्स हैं उनमें ये मैसेज ना जाने की वजह से ये स्थायी सरकार इस बार नहीं बन पाई। लेकिन शहरी मतदाताओं ने बहुत बड़ी संख्या में इन्हीं कारणों से भी मत दिया, और वो शायद उम्मीद भी कर रहे थे, दिल्ली के लोग निराश भी होंगे कि हमने पूरी कोशिश की स्थायी सरकार बने, लेकिन अब वो हमको एक गठबंधन की सरकार चलेगी, उसको देखना भी पड़ेगा, और उसमें जो कुछ भी समस्या आएंगी वो झेलेगा गठबंधन वाले। Right. So what that means is the question that I'll also take to Professor Sunil Chaudhary. Good evening, viewers. I'm joined by Manoj Verma, my colleague. It's 7 o'clock, and the fact that the picture is now much clearer. The NDA on 290 seats for the moment. It's still the trends. Some of the seats where the ECI has declared results, but more so still, there are several seats, about 239, on which the BJP is leading, and all in all, the NDA is leading on 290 seats. The opposition alliance, India Alliance, on 234, and others stand at 18. The numbers are going up and down, so of course it indicates the counting is still on, and the result will get clearer in a couple of hours. But necessarily this number reflects is something that we have been discussing, and over the course of the next 1 hour, Manoj and I will try to decipher with our panelists, try and analyze what this kind of mandate means in terms of continuity for the NDA, in terms of the BJP, almost there but not getting the majority on its own, so riding on also its allies, the JDU and the TDP primarily. So all in all, Professor Chaudhary, let me begin with you, your first thoughts. What are the biggest takeaways for you from this 2024 general elections? The first most important point which could be gauged from these election results, which are still trickling on, we were to finalize the results, is the strength of a coalitional system. Whether it is 2014 or 19 or 2024, 21st century actually is a system of coalitional governments. So the coalitions have got strengthened. The era of coalitions could be located from 1989 onwards, when VP Singh ji sarkars got formed on the basis of coalitions. So from 1989 till date, the system of coalitions and coalitional governments have started becoming institutionalized and strengthened. So and BJP is always contested elections as a part of an NDA coalition. Yes. So when we say this, it's a strength of the coalition and the success of the coalition. When I say this, it also means that there is a continuity, there is a consistency, and there is also a connectivity of this new government as part of coalitions. The most important point of a coalitional government is that if the base is broader and the support is lesser, so the chances of its continuity and stability become more pronounced. Absolutely. And that applies to the BJP-led NDA government as far as results are coming out. And we could say that the third